Very good morning student, class 11. Student, in the last video we were discussing a topic bank reconciliation statement. Today some question based on last topic. So it is in front of you. Please see. तो बेटा प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो बीआरएस की बात हो रही है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की बात हो रही है। लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि दैट स्टेटमेंट विच शोज द रिकनसाइल बैलेंस ऑफ कैश बुक टू पासबुक और पासबुक टू कैश बुक। ठीक है, व्हेन वी आर गोइंग टू रिकनसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक टू पासबुक वी हैव टू प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि आप जो आपका कैश बुक है उसके बैलेंस को पासबुक से मैच कराते हैं, या कह सकते हैं कि पासबुक के बैलेंस को कैश बुक से मैच कराते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ अ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। जब आप बेटा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 बेस आपको मिलेगा। या तो वो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा, या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा, या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा, या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा। ठीक है बेटा, तो 4 तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। जो भी बेस क्वेश्चन एग्जाम बुक में गिवन होगा, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो मतलब ये कि सर अगर हम कैश बुक की बात करें तो कैश बुक का 2 बैलेंस हो सकता है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। सेम अगर हम पासबुक की बात करते हैं तो पासबुक का भी 2 बैलेंस मिल सकता है क्वेश्चन में, पासबुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट। ठीक है, फॉर्मेट तो आपको लास्ट वीडियो से याद होगा कि किस तरीके से जो है बेटा आपको फॉर्मेट यहाँ पे रखना होता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के लिए। बट सीधी सी बात यह बेटा कि जब भी आप कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो जो फाइनल आउटपुट आता है वो पासबुक का होता है, और यदि आप क्वेश्चन को पासबुक से स्टार्ट करते हैं तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो कैश बुक से होगा। मतलब हम कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक के बैलेंस से टैली करा देते हैं, या अगर पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो कैश बुक का बैलेंस टैली करा देंगे। ठीक है, पर प्रॉब्लम यह है कि जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर 2 कॉलम होता है, एक प्लस का एक माइनस का। तो सर अगर हमें डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है या इन चारों में से कोई गिवन है तो ये पहला प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा। क्योंकि आप जब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में ही सबसे पहले आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बेस रखना पड़ेगा कि व्हाट बैलेंस इज गिवन इन क्वेश्चन, दैट मे बी इन डेबिट, दैट मे बी इन क्रेडिट, एंड दैट मे बी फॉर द कैश बुक, दैट मे बी फॉर द पासबुक। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा उस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को रखेंगे, उस तरीके से सबसे पहले आप बेस को रखेंगे कि प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया था, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि अगर बेटा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक देता है तो वो हमेशा प्लस में रखा जाता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक ये माइनस में रखा जाता है, और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक ये भी माइनस में रखा जाता है, और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ये आपका प्लस में रखा जाता है। जो बेटा ये माइनस के बैलेंस है, इस माइनस के बैलेंस को ओवरड्राफ्ट का नाम दिया जाता है। आप ये सीखे होंगे लास्ट वीडियो में, इसको क्या बोला जाता है, ओवरड्राफ्ट। तो यदि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना दे बट इतना ही गिवन है कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप मानेंगे कि वो फेवरेबल बैलेंस है। इन बैलेंस को क्या बोला जाता है, जो प्लस में जाते हैं उनको बोला जाता है फेवरेबल बैलेंस। ये आप दो आपके फेवरेबल बैलेंस हैं। तो फेवरेबल में आप कह सकते हैं कि सर कैश बुक का डेबिट वाला और पासबुक का क्रेडिट वाला ये हमारे फेवरेबल होते हैं, और अगर हम कैश बुक की बात करें तो कैश बुक का क्रेडिट वाला और पासबुक का डेबिट वाला ये हमारे अनफेवरेबल या कह सकते हैं कि ओवरड्राफ्ट या निगेटिव बैलेंस शो करते हैं। ठीक है बेटा, अब कैश बुक से अगर हम पासबुक की ओर चलेंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा उसी को देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि ऑन 31 मार्च 2020 बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज पर राजेश चौहान कैश बुक वाज ₹17,280। तो मतलब आप पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं व्हेन केस फर्स्ट आप पढ़ेंगे, आपको चारों पढ़ना है। तो यहाँ पहला पढ़ने जा रहे हैं व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। यदि कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं कि 31 मार्च 2020 को ये पाया गया कि बैंक बैलेंस ऑफ राजेश चौहान कैश बुक वाज 17,280, मतलब 17,280 डेबिट बोला है। तो आपको पता है कि सर ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोला है जो कि प्लस में रखा जाता है। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको बेस मिल चुका है, अब इसको आप कहाँ रखेंगे, प्लस में रखेंगे। तो पहले चलिए इसी को रख लेते हैं बेटा। ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। यहाँ ऊपर रख लेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द बेस, मतलब बेस वैल्यू कितना होगा, दैट आर गिवन इन क्वेश्चन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, व्हाट अमाउंट इज गिवन, इट वाज 17,280, 17,280। यहाँ माइनस में नहीं रखेंगे। अगर बेटा यही डेबिट की जगह क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होता तो आप सेम अमाउंट उठाकर कहाँ रख देते, माइनस में। तो आप पहला जान गए कि सर हमें बेस को रखने के लिए अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो हम इसको प्लस में ही रखेंगे, जैसा कि आपने क्वेश्चन में रखा भी। ठीक है, अब सेकंड है
कि चेक फॉर ₹8,400 सेंड फॉर कलेक्शन। इसके लिए आप अगर इस तरीके से एनालिसिस टेबल बना ले तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप इस तरीके से लिखिए CBPB, ये एक मैजिक के तरीके काम करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज आप पढ़ते समय जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो आप इस तरीके से एनालिसिस टेबल बना लीजिएगा CB और PB, मतलब कैश बुक और पासबुक का। और फर्स्ट ट्रांजेक्शन को रीड करेंगे, कैश बुक फॉर ₹8,400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाई बैंक सो फार। मतलब कि 8,400 रुपये का एक चेक था जिसको आपने बैंक में भेजा। अच्छा ये बताओ आप कि एक रिकॉर्डिंग आपके बैंक वाले ट्रांजेक्शन की एक रिकॉर्डिंग तो बैंक वाला करता है, मतलब जो बैंकर होता है, और एक रिकॉर्डिंग आपका कैशियर करता है जो मेन कैशबुक को देखता है। चूंकि कैशबुक में 2 कॉलम होते हैं, सिंगल कॉलम है, डबल कॉलम, और डबल कॉलम में 2 होते हैं, एक कैश का कॉलम दूसरा बैंक का कॉलम। तो जो बैंक का कॉलम होता है वहाँ पे वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो आपने बैंक से किया है, बैंक में भेजा है। तो आपने किया क्या कि 8,400 रुपये का चेक एक बैंक में भेजा, और भेजने के बाद अपने मैनुअल रिकॉर्डिंग मतलब अपने हाथों से आप कैशबुक में 8,400 रुपये प्लस कर दिए। चूंकि पासबुक में अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, देखो क्या है कि सेंड फॉर कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है बेटा कि सपोज दैट कि आपका यूनियन बैंक में अकाउंट है और जो आपने चेक बैंक में भेजा था वो हो सकता है स्टेट बैंक का हो। तो जब ब्रांच अलग होते हैं तो इसे बेटा कलेक्शन के लिए भेजा जाता है, जिसमें 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। और अगर इस बीच में आपने स्टेटमेंट को निकलवा लिया तो उस स्टेटमेंट में ये बैलेंस नहीं शो करेगा, क्योंकि ये हो सकता है 2-3 दिन बाद क्रेडिट हो। तो इसलिए मतलब कि आपने 8,400 का चेक तो भेजा, वो चेक आपने अपने हाथ से तो जमा कर दिया, लेकिन बैंक में अभी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। रीजन क्या है कि अभी उसका कलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये पहला प्रभाव है। अब आप ये बताओ कि अच्छा सेकंड देख लो पहले, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट ₹5,600। आपने 5,600 रुपये का चेक किसी को पे किया, ठीक है। जैसे ही पे किया वहाँ पे लिख दिया क्या कि हमारे कैशबुक से क्या हुआ, माइनस हुआ। मतलब जिसको चेक दिया तुरंत कैशबुक को पलटा और पलट करके वहाँ पे लिख दिया कि 5,600 का पेमेंट हो गया। लेकिन क्या तुम्हारे लिख देने से बैंक से अमाउंट कट जाएगा, बैंक से पेमेंट हो जाएगा? जब तक वो चेक जिसको आपने दिया वो जब तक ले जाकर के बैंक में शो नहीं करेगा तब तक ये पेमेंट होने वाला नहीं है। और हो सकता है वो लेकर के तब से चेक घूम रहा है, तब से वो आपके बैंक में गया ही नहीं। इसका मतलब कि हमने तो 5,600 का माइनस कर दिया है, बट हमारा पासबुक जो है वो पूरी तरीके से अफेक्टेड नहीं है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सेकेंड, थर्ड में है देयर इज अ डेबिट ऑफ ₹18 पासबुक फॉर बैंक चार्ज बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। स्टूडेंट की सम ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं कि उस पर बैंक वाला बैंक चार्ज काटता है। यहाँ पे 80 रुपये बैंक चार्ज आपके अकाउंट से तो कट गए, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको। तो मतलब आपका कैश बुक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जबकि आपका पासबुक 80 रुपये से माइनस हो चुका है। बैंक फोर्थ है, बैंक हैज क्रेडिटेड ₹240 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट दीज आर आल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक वाले ने 240 रुपये आपको ब्याज दिया है, हो सकता है आपने मनी को यूटिलाइज ना किया हो कुछ दिन तक, तो 240 रुपये ब्याज दिया है। अब ये ब्याज तो आपके घर पे देने आएगा नहीं, वो आपके अकाउंट में ही क्रेडिट कर देगा, बट इसका कोई प्रभाव आपके कैश बुक पे नहीं है, क्योंकि अभी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एक कस्टमर ने, अगला 5 है, एक कस्टमर ने आपके 2,000 को डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया। मतलब उसको आपने अकाउंट नंबर दिया था कि बोला भाई उतने दूर से क्यों आ गए 2,000-3,000 देने के लिए, आप मेरे अकाउंट में पैसे डाल देना। तो उसने आपके अकाउंट में सीधे सीधे 2,000 प्लस कर दिया है, लेकिन आपको इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए ठीक, आगे ये इतना हो गया बेटा। इसके बाद फिर अगर हम CBPB देख लें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। नेक्स्ट है, According to standing instruction of customer Rajesh Chauhan, the bank made a following payment by debiting his account club fee 500 and LIC का पैसा जो है that was 2,500। तो कुल 3,000 रुपये आपके अकाउंट से कट गए हैं। किस पर्पज के लिए? इसमें क्लब की फीस थी, हो सकता है आपने किसी पेंशन वेंशन स्कीम किसी भी तरीके से आपने कोई क्लब ज्वाइन किया था, तो वहाँ का 500 रुपये हर महीने फीस था, और 25 रुपये आपके LIC का किस्त कटता था महीने का, तो वो 3,000 रुपये आपके अकाउंट से कट गया, लेकिन आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। सो दिस वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनाना है। तो ठीक है, अब इसको किस तरीके से देखो भाई, आपने एनालिसिस तो कर लिया है कि किस ट्रांजेक्शन का कहाँ पे प्रभाव पड़ा, मतलब कौन से आपका कैश बुक अफेक्टेड है, कौन से आपका पासबुक अफेक्टेड है, और किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है। अब हम इसी को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन 1 की बात करते हैं। भाई देखो, जब आप ये CBPB वाला कॉलम बना लेना तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले ये देखो क्वेश्चन में बैलेंस किसका गिवन है। सर बैलेंस तो कैश बुक का गिवन है, आप सभी कह सकते हैं, वो डेबिट गिवन है, क्रेडिट गिवन है, डजेंट मैटर, बट गिवन किसका है? सर ये कैश बुक का गिवन है। तो जिसका गिवन है ये कह दो कि जिसका बैलेंस गिवन है वो रॉन्ग है, और जिससे हमें टैली कराना, हमको पासबुक से टैली कराना है, तो मतलब ये राइट है,
ठीक है, पहला स्टेप कि जिसका बैलेंस आपको गिवन उसको रॉन्ग मानिए, जिसको आपको टैली करा रहा है उसको राइट मानिए, और ऐसा कुछ करिए कि जितना यहाँ लिखा है उतना यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो देखिए 8000 यहाँ पे कितना बेटा 0, यहाँ 0 है, ऐसा कुछ करिए कि यहाँ पे भी क्या हो जाए 0 हो जाए। तो 8400 यहाँ पे प्लस है, इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, कुछ तो दिमाग चल रहा होगा कि सर इसको जीरो करने के लिए अगर हम माइनस 8400 कर दें तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका पहला जो नेट इफेक्ट जाएगा वो माइनस वाले में जाएगा कितना 8400। चूंकि हमने कैश बुक में तो 8400 जमा कर रखा है लेकिन पासबुक में कोई फर्क नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कैश बुक पासबुक से मिल जाए तो हमने जितना जमा कर रखा था उसको हमें फिर से डिडक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस वाले कॉलम में रखिए और इसका नाम है चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो यहाँ लिखेंगे 8400 और पहला ट्रांजेक्शन करके चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है बेटा, तो ये पहला हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे की। दूसरा है कि आपने 5600 रुपये का चेक किसी को पे किया था लेकिन वो उसने अभी पेमेंट निकाला नहीं, तो आपने तो अपने यहाँ माइनस कर दिया था और उसने तो कोई इफेक्ट नहीं किया। इसका मतलब यहाँ जीरो है, तो हमें जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, अब की बार तो बता ही सकते हैं सर, अगर हम 5600 को प्लस कर दें तो माइनस 5600 प्लस 5600 दैट इफेक्ट विल बी जीरो। तो आप इसको प्लस में रखेंगे 5600 और लिखेंगे चेक इशूड but not presented for the payment, ठीक है बेटा, ये हो गया। चलिए थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पे क्या था कि बैंक वाले ने 80 रुपये बैंक चार्ज काटा था और आपको पता ही नहीं था। भाई बैंक वाले ने 80 रुपये से आपको माइनस किया है, आप चाहते हो कि मैं भी उसके इक्वल हो जाऊं क्योंकि आपको टैली कराना है, तो आप भी क्या करिए, यहाँ -80 है तो यहाँ -80 कैसे होगा, जब -80 लिखेंगे तभी ना -80 होगा, तो इसका नेट इफेक्ट -80। सो पुट द वैल्यू माइनस में 80 एंड लिखेंगे बैंक चार्ज बाई बैंक चार्ज बाई बैंक। वेरी गुड स्टूडेंट, बाई बैंक। फोर्थ करेंगे बेटा, फोर्थ है बैंक हैज़ क्रेडिटेड 240 फॉर द इंटरेस्ट। बैंक ने आपके खाते में 240 रुपये प्लस कर दिया। अब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, काम करो, जब आपको पता चला आप भी प्लस कर दो। यहाँ देखो 240, यहाँ भी आपको 240 करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, बैंक वाले ने इंटरेस्ट दिया और ये था 240 रुपये। गुड। नेक्स्ट, एक कस्टमर ने हमारे खाते में 2000 रुपये प्लस कर दिया और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, बैंक वाला बैंक का पासबुक मेंटेन करता है। पासबुक में तो 2000 रुपये आ गया क्योंकि उसने कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली जमा कर दिया। लेकिन बेटा अब आप उसके इक्वल जाना चाहते हैं तो आप देखो कि भाई महेश ने 2000 रुपये दिया है, हम भी 2000 रुपये अपने यहाँ प्लस कर लेंगे, कहानी हो जाएगी। तो मतलब यहाँ 2000 और इसी के सेम बराबर करने के लिए अगर हम यहाँ 2000 कर दे तो दोनों में मिल जाएगा। तो रखिए यहाँ पे अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई कस्टमर, इन आवर बैंक अकाउंट 2000 प्लस कर देंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया फिफ्थ। नेक्स्ट है आपके अकाउंट से 3000 रुपये LIC और क्लब फीस मिला के जो है आपके अकाउंट से कट गया। ठीक है, आपने कहा था कि भैया ऐसा LIC का पैसा मेरे अकाउंट से कटता रहेगा, जैसे आप EMI का पेमेंट करते हो वैसे आपके अकाउंट से 3000 रुपये कट गया, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब आपने देखा 3000 तो आप भी अपने यहाँ माइनस करेंगे तभी तो इसके इक्वल होंगे। तो मतलब PB में अगर -3000 है तो आपको यहाँ भी 3000 माइनस करना पड़ेगा ताकि आपका CB PB दोनों जो है इक्वल हो जाए। तो आप 3000 पे माइनस का जो है वो यहाँ रखेंगे। ठीक है, और दिखा देंगे सीधे अमाउंट पेड ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर के कहने पर आपका जो है बेटा वो इतना अमाउंट कट गया। ठीक है, कस्टमर, ठीक, इतना कर लीजिए। अब चूंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या करिए, इसको ऐड कर दीजिए, ये टोटल कर दीजिए। जब ये बेटा आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25,120 रुपये और जबकि ये आएगा आपका 11,400 रुपये। कितना है ये वाला, ये आपका आ गया बेटा 25,120 रुपये और ये आपका हो गया 11,400 रुपये। चूंकि दोनों तरफ इक्वल नहीं है तो हम इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे, इस तरीके से
अब बताओ प्लस ज़्यादा है या माइनस? सर प्लस वाला ज़्यादा, ये प्लस के कॉलम है सब, ठीक है, ये आपको दिख रहा है प्लस का कॉलम, ये माइनस का कॉलम है। तो चूंकि प्लस वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? तो 25,120 में से 11,400 माइनस कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा 13,640 रुपये, 13,640। और अब ये बताओ 13,640 जो आया है वो प्लस का ज़्यादा है या माइनस का? सर प्लस वाला बचा है, तो प्लस वाला बचा है तो प्लस वाला में ही रखो 13,640। अब नाम कैसे दिया जाता है वो देखिए बेटा, चूंकि ये बैलेंस जो आप स्टार्ट किए हैं वो है सीबी का, और सीबी से अगर हम चलेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? पीबी पे, ठीक है। और पासबुक में अगर बैलेंस प्लस का है तो पासबुक में कौन सा बैलेंस प्लस का? तो चलो देखते हैं यहाँ पे। सर पासबुक में अगर प्लस का बैलेंस है मतलब कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट का। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो आपका बैलेंस जो है वो टैली कर चुका है, कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से करिएगा बेटा, थोड़ा सा है यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आप अच्छे से करेंगे, ध्यान समझेंगे तो जो है हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, दो क्वेश्चन आपके सामने एमसीक्यू और एक क्वेश्चन सेम टॉपिक पे बेस्ड है पूरी तरीके से, हमने आंसर भी गिवन है, यहाँ पे आंसर भी गिवन है, तो आप इसको ध्यान से करिएगा, हो जाएगा बेटा। ओके ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।